आज गुड फ्राइडे है और आज के दिन की एक खास और पवित्र मान्यता है क्योंकि आज ही के दिन ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था लोगों के लिए और उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया था। इसीलिए इस दिन को होली फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। होली फ्राइडे भी लोग कहते हैं और ये ईस्टर से 2 दिन पहले मनाया जाता है। तो ये थी आज के होली फ्राइडे के बारे में कुछ बातें। अब वापस अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो राजव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये पेपर 2 में कवर होगा। चलिए अब बात करते हैं अपनी खबर की कि खबर आखिर क्या है, हमारी न्यूज़ क्या है। तो जो बैकवर्ड क्लासेस पैनल्स हैं कुछ, जैसे एनसीबीसी है, एनसीबीसी ने ये सिफारिश की है कि जो ओबीसीज हैं उनको जनगणना 2021 में शामिल किया जाए, इसकी सिफारिश की गई है। अब ये सिफारिशें क्यों की गई हैं, या जो सेंसस 2021 है, जनगणना 2021 है, इसमें शामिल करने का ओबीसीज को क्या फ़ायदा मिलेगा या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, तो इसे भी हम जानेंगे। एनसीबीसी की बात हो रही है, एनसीबीसी को जानेंगे और इसी से जुड़ा एक और आयोग है रोहिणी आयोग, उसके बारे में भी जानेंगे और इससे रिलेटेड एक पीआईएल की भी हम बात करेंगे यहाँ पर, तो उसमें जानेंगे और इससे रिलेटेड क्या कुछ चैलेंजेस हैं और क्या कुछ उसको दूर करने के लिए सॉल्यूशंस है, समाधान है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन पर बात करेंगे और फिर रहेगा हमारा प्रश्न। तो चलिए अब हम पहले बात करते हैं जनगणना 2021 के बारे में, क्योंकि यहाँ जनगणना 2021 में शामिल करने की बात हो रही है तो उससे रिलेटेड कुछ खास बातें हमें जानना ज़रूरी है। तो जनगणना 2021 की बात करें तो ये अब तक की पहली ऐसी जनगणना होगी जो मोबाइल ऐप के ज़रिए जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ, क्योंकि ओबीसीज को इसमें शामिल करने की बात हो रही है, जाति आधार पर इसमें शामिल करने की बात हो रही है, तो अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो उसमें क्या किया गया था, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के हिस्से के रूप में, यानी सेक के हिस्से के रूप में जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया था। अच्छा, 2021 की जो जनगणना रहेगी इसकी खास बात एक और रहेगी कि इसमें जो जेंडर कैटेगरी है उसके अंदर जो अदर्स का ऑप्शन था, यानी अन्य का, उस विकल्प को थर्ड जेंडर में तब्दील कर दिया जाएगा, उसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो ये भी इसकी एक खास बात रहेगी। और जो जाति आधारित जो जनगणना है उसकी बात करें तो लास्ट टाइम कब हुई थी, आज़ादी से बहुत पहले 1931 में ब्रिटिश भारत के अंदर ये की गई थी। और क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो इसलिए भारत में जो ये जनगणना की जाती है, तो इसकी बात करें तो दुनिया भर में जो किए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज हैं ये उनमें से एक है, दुनिया के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज में से एक है जो जनगणना भारत में की जाती है। अब ये बात हो गई जनगणना 2021 की। अब इसी से रिलेटेड, क्योंकि जो मैंने बताया कि जो बैकवर्ड क्लासेस पैनल्स हैं और इनके ज़रिए ये कहा जा रहा है कि ये सिफारिश करें कि ओबीसीज को सेंसस 2021 में शामिल किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ओबीसीज इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके ज़रिए वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ओबीसीज को सेंसस 2021 में शामिल किया जाए। तो इसी से रिलेटेड अभी कुछ टाइम पहले एक पीआईएल दायर की गई थी, जनहित याचिका दायर की गई थी और ये दायर की थी ऑल इंडिया ओबीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोऑर्डिनेटर आर थवामनी देवी ने। उसमें उन्होंने ये कहा था अपनी पीआईएल में कि कोर्ट सरकार को ये निर्देश दे कि जो ओबीसी हैं उनको सेंसस 2021 में शामिल किया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि इससे पहले कई आयोग जैसे काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, उन्होंने इस तरह की रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से, यानी ओबीसी सेंसस की को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई एफर्ट नहीं किया गया है। तो ये इस याचिका में कहा गया था। अब ये याचिका की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि जो ओबीसीज हैं उनके इस इंक्लूजन का, जो सेंसस की बात कर रहे हैं हम, सेंसस में इंक्लूजन की तो बात कर रहे हैं, तो उस इंक्लूजन की क्या इम्पोर्टेंस है और ज़रूरत क्यों है। तो अगर अभी हम ओबीसीज के जो उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है उसकी बात करें तो अभी सरकारी नौकरियों और शिक्षा के अंदर उनको कितना % आरक्षण मिला हुआ है, 27% उनको आरक्षण इसमें मिला हुआ है। और इसका ये किस मकसद से है, इसका जो मकसद है वो क्या है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं
उनकी न सिर्फ पहचान की जाए बल्कि पहचान कर उनको इसका लाभ दिया जा सके, इसी के लिए ये आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कई सारे ओबीसीज, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसको सेंसस में शामिल किया जाए, ओबीसीज को। हालांकि जो कई पिछड़े वर्ग हैं जिनको जो ये आरक्षण है इसका सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाता और उनको विकास की मुख्य धारा में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई सारी आज भी इस तरह की जो पिछड़ी जातियां हैं वो इसका पूरी तरीके से फ़ायदा ना उठाकर आज भी मुख्य धारा से कहीं ना कहीं, विकास की मुख्य धारा से दूर हैं और उनका जो विकास है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा है। तो इसी को देखते हुए इनके द्वारा ये सिफारिश की जा रही है कि सेंसस में इसको शामिल कर लिया जाए, जिससे कि सही तरीके से सबको इसका फ़ायदा दिया जा सके। अब हम एनसीबीसी की बात कर रहे थे, तो एनसीबीसी क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये है एनसीबीसी। अब इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत। 1993 का जो ये एक्ट था 2016 तक इसमें 7 बार संशोधन किया गया, लेकिन 2018 में इसे किया गया इस अधिनियम को, 1993 के अधिनियम को, इसको इस 18 में निरस्त कर दिया गया 2018 में। और 2018 में ही 102वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया एनसीबीसी को। एनसीबीसी के लिए संविधान में एक अनुच्छेद को भी इंसर्ट किया गया। कौन सा अनुच्छेद था वो? अनुच्छेद 338 भी इसको जोड़ा गया था, तो एनसीबीसी के लिए। अब एनसीबीसी के अगर सदस्यों की बात करें आयोग की, तो इसमें 5 सदस्य होंगे कुल, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 3 मेंबर्स होंगे, यानी 5 में से एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया और 3 इसमें मेंबर्स हो गए। इसके अलावा हालांकि ये बाद में आगे सचिव, प्रशासन खंड, उप सचिव वगैरह में भी आगे है, लेकिन इसमें 5 सदस्य हैं। अब इसका गठन किया गया तो इसका मकसद क्या था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? तो वो ये था कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके जो भी इंटरेस्ट हैं, हित हैं, उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा प्रभावी ढंग से उनका संरक्षण किया जा सके, इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर ये बनाया गया था। और इसके लिए कुछ अधिकार दिए गए। क्या अधिकार है इसको? कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी शिकायतों के साथ साथ जो उनके कल्याणकारी उपाय हैं, उनके कल्याण के लिए जो भी उपाय किए जा रहे हैं उनकी जांच कर सकता है, उनकी जांच करने का इसको अधिकार है। तो ये बात हुई एनसीबीसी की। अब हम बात कर रहे थे कि इसके लिए एक और आयोग का गठन किया गया था, इस पर सिफारिशें देने के लिए ओबीसीज को किस तरीके से, जो ओबीसीज में भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके अंदर और जो उपश्रेणियां हैं, उपजातियां हैं, उनको किस तरीके से हर किसी को सही तरीके से, बराबर तरीके से लाभ पहुंचाया जा सके इस आरक्षण का। तो उसी पर कुछ संबंधों में, कुछ मुद्दों पर जो रिकमेंडेशंस देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। वो आयोग कौन सा था? रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इसीलिए इसका नाम रोहिणी आयोग है। ये एक 4 सदस्यीय आयोग है, यानी 4 सदस्यीय ये आयोग है और इसे 2017 में, अक्टूबर 2017 में इसका गठन किया गया था। इसका संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 340 के तहत इसका गठन किया गया था। अनुच्छेद 340 दरअसल इसमें क्या है कि राष्ट्रपति एक ऐसे आयोग के गठन का निर्देश दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, जो ये जांच करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी क्या स्थिति है, उसको जांचने के लिए एक ऐसे आयोग का गठन किया जा सकता है अनुच्छेद 340 के तहत। तो ये इसके गठन की बात हो गई। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ मुद्दों पर इसे रिकमेंडेशंस देनी थी। वो कौन कौन से मुद्दे थे? कि असमानता की जांच करना, यानी कि जो मैंने जैसे बताया कि जो भी ओबीसीज हैं उनके अंदर जो सब कैटेगरीज है, किस तरीके से, जो उप श्रेणियां हैं उनके अंदर किस तरीके से असमानता व्याप्त है। कुछ लोगों को सही तरीके से, जैसे मैंने कहा कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखा, इस आयोग की हम अभी बात करेंगे, आयोग ने जो भी रिपोर्ट पेश की उसके बारे में बात करेंगे, तो उससे ये जाहिर होता है कि इनके बीच
जो उपश्रेणियां हैं उनके बीच कहीं ना कहीं असमानता व्याप्त है। तो उस असमानता को जांचने के लिए, उस पर सिफारिशें देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ये भी एक मुद्दा था जिस पर इसको सिफारिशें देनी थी। इसके अलावा जो उपवर्गीकरण है यानी सब कैटेगराइजेशन है, उसको करने के लिए उस पर भी इसको सिफारिश देनी थी कि जैसे हमने बात की जो ओबीसीज हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके अंदर जो उपश्रेणियां हैं उनको किस तरीके से उनकी उपश्रेणियां बनाई जाए सही तरीके से, जिससे कि सबको बराबर बराबर इसका लाभ मिल सके। इस पर इसको सिफारिश देनी थी। और इस उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन को वैज्ञानिक ढंग से लागू करने के लिए एक आवश्यक तंत्र की जरूरत होगी। उसके लिए मापदंडों का निर्धारण किया जाए किस तरीके से, उस पर भी इसको सिफारिश देनी थी। इसके अलावा जो मौजूदा खामियां हैं, जो मौजूदा कमियां हैं, उनको किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, उस पर भी इसको सिफारिश देनी थी। तो ये कुछ मुद्दे थे जिस पर हमने बताया कि जो विचारार्थ इनके विषय थे इस आयोग के। अब इस आयोग ने कहा कि जो ओबीसीज हैं उनके 27% आरक्षण को उसने 4 श्रेणियों में, 4 कैटेगरीज में बांटने की बात की और उसी के हिसाब से उनका परसेंटेज भी तय किया जाएगा कि किस श्रेणी को ज्यादा फायदा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है। तो उसी के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से बांटा जाएगा, ये इसमें कहा गया। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि जो देश के लगभग 11 राज्य ऐसे हैं जहां पहले से ही उनका अपना उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन लागू है, यानी वो अलग आधार पर है। जिन मुद्दों पर आयोग को सब कैटेगराइजेशन करना था, उसके अलावा हर किसी स्टेट का अपने हिसाब से, इन 11 राज्यों की जो बात की है तो उनका अपने हिसाब से सब कैटेगराइजेशन है, तो इसकी बात की गई। और इसी के हिसाब से जो ये आरक्षण दिया जा रहा है तो इसका लाभ सभी लोगों को, जैसे हम असमानता की बात कर रहे थे, तो इसका जो लाभ है वो क्या हो रहा है कि उसका अधिकांश हिस्सा अक्सर जो प्रभावशाली ओबीसीज के अंदर भी, जो ओबीसी समूह है उनके अंदर भी जो प्रभावशाली जातियां हैं, उनको इसका जो लाभ है, ज्यादातर लाभ वो इन्हीं को प्राप्त हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, जो इनके आंकड़े थे उसके मुताबिक पिछले 5 वर्षों में केवल 10 जाति समूहों ने 1/4 कोटे का लाभ लिया इसके मुताबिक। इसके अलावा जो केंद्रीय सूची में शामिल कुल 2633 में से करीब 2486 जो ओबीसी जातियां थी, उनमें से 1000 से ज्यादा को इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। ये इसमें कहा गया, रोहिणी आयोग ने ये बात कही है। अब ये हमने रोहिणी आयोग की बात देखी, हमने एनसीबीसी का भी देखा, तो अब ये जानना जरूरी है कि इससे रिलेटेड क्या चुनौतियां, क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं। तो सबसे पहला एनसीबीसी की बात करें तो एनसीबीसी की सिफारिशें क्योंकि सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो ये भी एक चुनौती है। अब बाध्यकारी क्यों नहीं है? क्योंकि जो कोई भी आयोग है, जो ये आयोग है, ये अपनी सिफारिशें सरकार को दे सकता है। अब अंतिम फैसला सरकार को लेना होता है, तो वो सरकार तय करेगी, क्योंकि सरकार सबको साथ लेकर चलती है, तो वो हर जो भी इनकी सिफारिशें हैं उनको सही तरीके से उनका मूल्यांकन करेगी कि किसका असर, सबका असर एक दूसरे पर किस तरीके से पड़ता है, तो और संसाधनों के हिसाब से भी किस तरीके से क्या कैसे लागू किया जाएगा। इसलिए सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है और सरकार उनको सही तरीके से आगे देखकर उनको लागू करती है। तो ये एक चुनौती है, बाध्यकारी ना होना। दूसरा, जमीनी स्तर पर जो समस्याओं का समाधान है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे असमानता की, तो उसी वजह से हालांकि अधिनियम भी है, आयोग भी है, कानून भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आरक्षण का जो फायदा है वो सभी को सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है, उस सबके होने के बावजूद भी। तो ये भी एक चैलेंज है। आंकड़ों की कमी की बात करें तो जो आयोग है उसको रिकमेंडेशंस देनी होती है, उसके लिए वो आंकड़े जुटाता है। तो आंकड़ों, सही जो आंकड़े हैं वो सही तरीके से, सही मात्रा में उसको उपलब्ध ना होने की वजह से ये भी इसके सामने एक चैलेंज है, क्योंकि जब उसको आंकड़े ही सही तरीके से नहीं मिल पाएंगे तो वो रिकमेंडेशंस कैसे सही तरीके से दे पाएगा। और इन्हीं आंकड़ों की कमी की वजह से सर्वेक्षण में भी देरी हो रही है। यहाँ देरी कर देते हैं तो सर्वेक्षण में भी देरी, और जैसे पिछला पूरा साल कोरोना की वजह से गुजरा, तो ये सब कुछ फैक्टर्स जो है सर्वेक्षण की देरी में भी एक भूमिका निभा रहे हैं। तो आंकड़े सही नहीं मिल पाएंगे तो जाहिर बात है जो सर्वेक्षण है उसमें वो तो लेट होगा ही होगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने हैं।
अब लेकिन कुछ इनके संभावित उपाय हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है उसके लिए। तो जो सरकार है वो क्या कर सकती है कि जो जातिगत जनगणना है उसके निष्कर्षों और आयोग की जो सिफारिशें हैं उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है उन्हें सार्वजनिक जो डोमेन है उस पर उपलब्ध करा सकती है, उस पर प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सभी लोगों को सही तरीके से जो डेटा है वो उपलब्ध हो सके और पूरी तरीके से जानकारी मिल सके। तो इससे कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा सही तरीके से सामने आएगी। इसके अलावा जो वोट बैंक की राजनीति है वो ना हो, क्योंकि जैसे हमने देखा कि 11 राज्यों की बात की आयोग ने, 11 राज्यों में अलग अलग अपना जो है उपवर्गीकरण है इन जातियों का, तो उसके हिसाब से वोट बैंक के हिसाब से भी हो सकता है ये। तो वोट बैंक की राजनीति ना करके बल्कि जो मूल्य आधारित राजनीति है उसके मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है, यानी कि जो सही इसके हकदार हैं उनको पहचान कर सही तरीके से उसका फायदा दिया जाए, तो मूल्य आधारित जो राजनीति है उसका इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। तो ये थे कुछ उपाय। अब बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो पहले प्रश्न देखते हैं फिर बात करते हैं। एक समीचीन स्तर पर आरक्षण सुविधा होने के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्ग समूह अपेक्षाकृत विकास नहीं कर सका है। उक्त कथन के संबंध में कुछ ठोस कारणों को गिनाइए। इसके साथ ही सरकार द्वारा इस संदर्भ में किए गए उपायों का भी संक्षिप्त विवरण दें। तो ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा क्योंकि हमने इन्हीं मुद्दों को लेकर बात की। तो उसी के हिसाब से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखिएगा और इसको 250 शब्दों में आप लिखिएगा। 250 शब्दों के अंदर अंदर इसका उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि एनसीबीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।